नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन पवनों वाला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अपन डिटेल भी जानेंगे, कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे और ट्रिक से याद भी इसको हाथों हाथ करेंगे। आज के टॉपिक में साथियों अपन पढ़ेंगे पवनों को प्रभावित करने वाले कारण, और इसमें अपन फिर पवनों के प्रकार में स्थानीय पवनें पढ़ेंगे, जिसमें आ जाएगी अपने व्यापारिक, पछुआ और ध्रुवीय। और आपको यदि ये हमेशा कंफ्यूजन रहता है कि कौन सी किस दिशा में मुड़ेगी, उत्तरी ध्रुव में कैसे मुड़ेगी, दक्षिणी ध्रुव में कैसे मुड़ेगी, किस तरीके से, तो मैं आज आपको जो मतलब आप चित्र वो देखते हैं तो सब जगह हो, किताबों में भी दे रखा है, लेकिन वो हमेशा आपके लिए कंफ्यूजन रहता है कि इसको भूल जाते हैं बाद में किस जगह कैसे मुड़ेगी। आज उस कंफ्यूजन को निकाल दूंगा और आप आज के बाद नहीं भूलोगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं आपको बनाना सिखा दूंगा, उसका मूल मंत्र बता दूंगा कि इस तरीके से आप नहीं भूलोगे, और वो जो ट्रिक है वो आपके इतनी काम आएगी कि आपको खुद लगेगा कि कैसे है। तो ये पहला पार्ट है। यदि आप चाहेंगे तो दूसरा पार्ट जल्दी डाल दूंगा वापस 1-2 दिन में, और नहीं तो फिर बहुत सारी क्लासेस और पड़ी है क्यू में, उनको भी अपलोड करना है तो बता देना, क्योंकि अक्सर देखा जाता है पहले पार्ट के बनिस्पत दूसरा पार्ट थोड़ा कम देखा जाता है, तो इस वजह से फिर हम भी डिले कर देते हैं डालने में कि अभी डाल देंगे इसको। चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं। पवने मतलब हवाएं। अपन बिल्कुल भी जो है इजी वे में चलेंगे और एग्जाम में प्रश्न बाहर न जाए, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। अब हवाओं को पवन क्यों कहा जाता है कि जब हवाएं एक निश्चित दिशा में चलती है तो उसमें वो निश्चित दिशा में चलने वाली हवाएं जो है वे पवन कहलाती है। अब पवनों के अंदर भी साथियों पवन चलती है, तो पवन को प्रभावित करने वाले कई कारण होते हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। अलग अलग उनकी दिशाएं बदलती है, कहीं ज्यादा चलती है, कहीं कम चलती है, तो वो किस कारण से होता है, तो आपके इस कारणों से सवाल बन सकता है। तो इनको समझ लेना है एक बार कि एक तो होती है दाब प्रवणता। तो दाब प्रवणता किसे कहा जाता है? मान लीजिए कोई दो स्थान है और इनके बीच के जो वायुदाब का अंतर है वह दाब प्रवणता कहलाता है। कहीं पे वायुदाब ज्यादा होगा और कहीं पे वायुदाब कम होगा। अब वायुदाब जो है साथियों ये ताप से भी प्रभावित होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखें। ताप और दाब जो है एक दूसरे के व्युत्क्रम यानी कि एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जहां पे ताप अधिक होगा, जहां पे तापमान अधिक होगा वहां वायुदाब कम होगा, और जहां पे वायुदाब अधिक होगा वहां तापमान कम होगा, यानी एक दूसरे के विपरीत ये चलते हैं। और ये जो है आपके ताप और दाब ये पवनों को भी प्रभावित करेंगे। कैसे कि पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। कैसे चलती है? उच्च से निम्न की तरफ। पवनें हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की तरफ चलती है। तो उच्च वायुदाब कहाँ होगा? जहाँ तापमान कम होगा। तो तापमान कहाँ कम है? आप देखेंगे कि ध्रुवों पर तापमान कम है तो दाब अधिक है, तो दाब अधिक होने से वो विषुवत रेखा की ओर चलती है। तो ये चीजें भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है, क्योंकि ये आगे हमेशा काम आती है जब अपन वायुदाब की पेटियां पढ़ते हैं, और उन सब चीजों में ये जो है काम आती है। तो वापस आते हैं अपन इस पर। तो दाब प्रवणता आप समझ गए होंगे कि दो स्थानों के बीच में जो वायुदाब का अंतर होता है वह दाब प्रवणता कहलाता है। और दाब प्रवणता कैसे प्रभावित करेगी वो यह चीज है ना। अब दाब में बस वायुदाब पेटियां पढ़ेंगे जब अपन, तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वायुदाब जो है बैरोमीटर वगैरह कहाँ पे किस तरीके से जहां अधिक कहाँ अधिक है कहाँ कम है, दाब से संबंधित वायुदाब से संबंधित सारी बातें उसमें करेंगे। अब ये कोरियोलिस प्रभाव क्या है? कई अभ्यर्थी जो स्टडी करते हैं स्टार्ट और ज्योग्राफी से नहीं होते स्पेशली, उनके लिए ये जो शब्द है वे नए लगते हैं कि कोरियोलिस प्रभाव क्या है और ये फेरल का नियम क्या है, और ये भी प्रभावित करते हैं। तो कोरियोलिस प्रभाव यह है साथियों कि आपको पता है पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। तो पृथ्वी जब घूमती है तो तो उसके जो प्रभाव बनता है वह प्रभाव जो है पृथ्वी के घूमने से हवाओं का रुख भी बदलता है, और पृथ्वी के घूर्णन के कारण जब हवाओं का रुख बदलता है, पृथ्वी के घूर्णन का जो प्रभाव पड़ता है वह कोरियोलिस बल कहलाता है। जब वो हवाओं पर प्रभाव पड़ता है तो वह कोरियोलिस बल कहलाता है, और इस कोरियोलिस बल के प्रभाव से भी पवनों की दिशा में परिवर्तन होता है। तो कोरियोलिस बल कैसे प्रभाव करता है? जैसे पृथ्वी घूमेगी, देखो कोई चीज है, मतलब कोई भी आप जैसे कोई भी मान लो जैसे पानी की कटोरी से भी अपन जो है प्रयोग करते हैं, तो जब उसको घुमाते हैं तो उसका प्रभाव उसमें भी पड़ता है। जैसे लहरें होती है ना, लहरों के चलने में भी पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव पड़ता है। तो ये कोरियोलिस प्रभाव जो है वह भी उसे प्रभावित करता है। अब ये कोरियोलिस, इसका नाम क्यों पड़ा? नाम इसलिए पड़ा साथियों क्योंकि इसकी खोज जो की थी वह एक फ्रांसीसी ने की थी, और उसका नाम था कोरियोलिस। क्या नाम था? कोरियोलिस। इसलिए इसका नाम कोरियोलिस प्रभाव दे दिया गया। और इसकी खोज आपको बता दूं 1865
1935 के अंदर की गई है, ठीक है ना। फ्रांसीसी था एक कोरियोलिस नाम का, उसने खोज की थी, तो इसी वजह से इसका नाम जो है कोरियोलिस पड़ा है। अब ये फेरल का नियम क्या है, फेरल का नियम भी प्रभावित करता है। तो फेरल का नियम ये है साथियों कि जब पवनें चलती है तो पवनें जो है दाब और ताप से मैंने आपको बताया कि प्रभावित होती है। तो पवनें जब चलती है तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध दोनों के अंदर अलग अलग उसके प्रभाव पड़ते हैं। दोनों जगह जो है अलग अलग वह दिशा में बदलती है। कैसे बदलती है मैं बताता हूं, एक छोटा सा आपको। यहाँ पे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो इसका उत्तरी गोलार्ध हो गया ये और दक्षिणी गोलार्ध हो गया ये। अब फेरल का नियम ये कहता है कि पृथ्वी के घूर्णन का प्रभाव तो पड़ता ही है, लेकिन फेरल का नियम ये कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध के अंदर ध्यान से समझना, उत्तरी गोलार्ध में जिस दिशा में पवन चल रही है, जिस दिशा में ज्यादातर पवन है, मैंने बताया उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, तो उच्च दाब कहाँ होगा, ध्रुवों पर, निम्न दाब कहाँ है, अपने विषुवत रेखा पर। तो जिस दिशा में पवन चल रही है, तो यहाँ पे तो ये दिशा ये मतलब ऐसे चलेगी और यहाँ पे ऐसे चलेगी। तो जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े होने पर उत्तरी गोलार्ध की जो पवनें हैं वह दाईं ओर मुड़ जाती है और दक्षिणी गोलार्ध की पवनें बाईं ओर मुड़ जाती है सिंपल है, लेकिन जब समझ लोगे ना तब सिंपल लगेगा, नहीं तो क्या सर क्या बोल रहे हैं। तो अभी आपको याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख लेना, उदा बाद, ठीक है, ये शब्द याद रख लेना, उदा बाद या उदा दबा कर देना, ठीक है। यानी कि उत्तरी गोलार्ध में किस ओर मुड़ेगी, दाईं ओर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मुड़ेगी, और बाईं ओर किस गोलार्ध में मुड़ेगी, दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर। अब दाईं ओर कैसे, अब उत्तरी गोलार्ध में यानी कि मान लीजिए मैं यहां खड़ा हूं और मेरा मुंह इस तरफ है, ठीक है ना, मुंह इस तरफ है, मुंह इस तरफ है, तो मेरा दायां किस तरफ होगा, मेरा दायां इस तरफ होगा, यानी कि इस तरफ मुड़ेगी। तो फिर अपने ये कहां मुड़ेगी, ये इस तरफ मुड़ जाएगी, क्योंकि दायां इस तरफ ही होगा। और दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा हूं, अब ये दक्षिणी गोलार्ध में खड़ा हूं तो मेरा बायां इस तरफ है, तो ये ऐसे मुड़ जाएगी, ठीक है ना। ये फेरल का नियम शॉर्ट इन स्वीट अगर बताऊं तो ये चीज बताता है। आप इस तरीके से याद कर लो या इस तरीके से, जिस दिशा में पवन चल रही है उस दिशा में मुंह करके खड़े होने पर ये इन दिशाओं में घूमती है, मुड़ती है, ये फेरल का नियम कहता है। तो अभी हाल फिलहाल में आपको क्या याद रखना है, बाय द वे समझ में नहीं भी आ जाता, हालांकि ये इसके बाद में आप भूलोगे नहीं, समझ में आ जाएगा। नहीं भी आता है तो आपको याद ये रखना है कि पवनों की दिशाएं जो है वह एक तो दाब प्रवणता, कोरियोलिस बल, फेरल का नियम, तापमान और वायु दाब, और इसके अलावा पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उससे भी प्रभावित होता है, और पृथ्वी से जो घर्षण है यानी स्थलाकृतियां हैं उससे भी पवनें प्रभावित होती है। मान लीजिए कोई बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला बीच में आ गई तो उससे भी टकरा कर जो है थोड़ी बहुत प्रभावित होती है। तो ये सारी चीजें जो है पवनों को प्रभावित करने वाली है। अब अपन चलते हैं पवनों के विभाजन की तरफ। ये प्रभावित करने वाली तो देख ली, अब अपन चलते हैं इसके विभाजन। तो साथियों अब अपने जो है पवनों का ये वर्गीकरण है, पवनों को 3 भागों में स्पेशली बांटा गया, स्थायी, अस्थायी और स्थानीय। अब स्थायी के अंदर भी इसके बहुत सारे नाम है, जहां से प्रश्न बनता है वो इसके नामों से बन सकता है, इसलिए नाम याद करने जरूरी है। तो स्थायी, अस्थायी और इसमें अब देखो स्थायी के इतने नाम है, ग्रहीय पवन कहते हैं, निश्चित पवन कहते हैं, भूमंडलीय पवन कहते हैं, प्रचलित पवन कहते हैं और सनातनी पवन भी कहते हैं। और इसमें फिर वापस इसके 3 भाग है, जो 3 पढ़नी है अपन को। आज अपन जो है इस पूरे पार्ट को तैयार कर लेंगे, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने, ठीक है ना। ये तीनों आज अपन कंसेप्ट इसका क्लियर कर देंगे और अच्छे से ट्रिक के साथ में याद भी कर लेंगे। कल अपन जो है इनको लेंगे। फिर अस्थायी और सामयिक, यानी कि समय के अनुसार चलती है। ये जो है ग्रहीय निश्चित है, जो निश्चित चलती है, एकदम निश्चित ही है। ये मानसूनी यानी कि समय के अनुसार चलती है, जल और स्थल बदलती रहती है, मतलब समय के अनुसार। घाटी पर्वतीय जो सब है इसके अंदर आएगी। फिर स्थानीय के अंदर ये स्पेशल किसी क्षेत्र में चलती है, जैसे कि चिनूक, फोन, हरमटन, डॉक्टर वा, हबूब वगैरह बहुत सारी है। जैसे अपने यहाँ लू चलती है, तो ये सारी जो है वे स्थानीय पवन है। इनको भी याद करना टेढ़ी खीर होता है, लेकिन इनको भी आपको अच्छी तरीके से याद करवा दूंगा। अब आज अपना जो है साथियों वह ये चीज है, तो इन 5 वालों को अभी मैं मिटा देता हूं और अब इसको अपन याद करते हैं कि सबसे पहले कि सर इसके नाम कैसे याद किया जाए। यही तो समस्या है कि नाम याद नहीं रहते, हमारे एक दूसरे में मिक्स हो जाती है। तो देखो साथियों, आपने बहुत बढ़िया एक गाना सुन रखा है, उस गाने की पंक्तियां आप सभी को याद है, लगभग सभी ने, कि घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही थोड़ी सी दूर, ऐसा गाना है ना, है उसका घर। तो फिर
इसको ही अपन याद कर लेते हैं ना, अपन कर लेते हैं इसी को याद। घर से क्या है, घर से निकलते ही, ठीक है, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही है, अपन कुछ दूर नहीं कर कर अपन कर लेते हैं भूमि पर चलते ही। भूमि पर चलते ही, अब भूमि पर चल रहे हैं तो भूमि पर जो है ऐसे सभी चलते हैं, तो नई बात क्या है, भूमि पर चलते हैं बिना चप्पल के, नंगे पैर चले तो कुछ बात है, तो भूमि पर चलते ही। और नंगे पैर कौन चलते हैं, संत महात्मा सन्यासी कोई होते हैं तो वो चलते हैं। तो भूमि पर चलते ही आती है संतों की याद, आ गई संतों की याद। ये याद रखना है आपको, अपने थोड़ा सा गीत को मॉडिफाई कर दिया है, ठीक है ना। आजकल वैसे भी रिमिक्स आते रहते हैं, एक रिमिक्स अपन भी निकाल दिया अपन ने भी। तो घर से निकलते ही भूमि पर चलते ही आ गई है संतों की याद, ठीक है। घर से निकलते ही, तो ये घर से यदि आप निकलोगे तो ध्यान रखना कि ग्रह्य पवने जो है वह इन्हें कहा गया है, ठीक है। ग्रह्य पवने इन्हें कहा गया है। घर से निकलते ही से आप ले लेना कि इन्हें स्थायी पवने कहा गया है। निकलते ही यानी कि निकलते ही आप ले लेना कि इसे निश्चित पवने कहा गया है, ठीक है। देखो 3 नाम निकाल दिए, ठीक है। भूमि पर चलते ही आप सभी को पता है मैं क्या लिखने वाला हूं, भूमंडलीय पवने इसे कहा गया है। भूमि पर चलते ही यानी कि प्रचलित पवने इन्हें कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रचलित पवने भी इन्हें कहते हैं। यह लिख रखा है ना प्रचलित। और आ गई है अब किसकी याद, संतों की याद, यानी कि इन्हें सनातनी पवने भी कहा जाता है। देखो 1 2 3 4 5 और 6 नाम याद रखना है। और 6 के 6 अपने जो है इस ट्रिक के अंदर आ गए हैं, ठीक है ना। ग्रह्य पवने, निश्चित पवने, भूमंडलीय पवने, प्रचलित पवने, सनातनी पवने। घर से निकलते ही भूमि पर चलते ही आ गई है संतों की याद। क्या बात है। चलिए अब मुझे पता है कि आपको इसका अब लेना पड़ेगा स्क्रीनशॉट, नहीं तो कई बार बस क्या ओढ़बा आवे, मारवाड़ी में क्या करेगा, ओढ़बा आवे, ओढ़बा घना आवे कमेंट में, सर गुरुजी थे स्क्रीनशॉट कौन लेवा दो, भूल जाओ थे, याद रखा करो। और दिमाग एक ही है गुरुजी को और थे हो खूब सारा, और दिमाग क्लास में लगाऊं कि स्क्रीनशॉट देवा लगाऊं, भूल जाया करूं, ठीक है नहीं। चलो कोई नहीं, आप याद दिला देते हो, अब याद आ गया है तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो साथियों अब जो है अपन एक एक पवन को लेते हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। सबसे पहले अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें चल रही है, इसे व्यवस्थित तरीके से समझ लेना, और मैं आपके परीक्षा के पैटर्न पर ही चल रहा हूं। देखो सबसे पहले व्यापारिक पवने हैं नंबर 1 अपनी, ठीक है। इन्हें सन्मार्गी पवने भी कहते हैं। सन्मार्गी यानी कि एक ही मार्ग पर ये चलती है, तो सन्मार्गी पवने भी कहते हैं, ये ध्यान रखें। ये व्यापारिक यानी ट्रेड वाइंड क्या जाता है, तो ट्रेड वाइंड जो है, ये ट्रेड जो है साथियों ये जर्मन शब्द है। कैसा शब्द है, जर्मन शब्द है, जिसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है, निर्दिष्ट दिशा, यानी एक ही दिशा, निर्दिष्ट या निश्चित दिशा में बहती है, एक ही निश्चित या निर्दिष्ट दिशा में बहती है, जो ट्रेड वाइंड कहलाती है, व्यापारिक पवने कहलाती है। इसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, ये जो है आपकी 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बहती है। यानी कि आप देखो ये पास में मान लीजिए ये पृथ्वी का आपने एक मॉडल बनाया हुआ है, ये 30 डिग्री जो है उत्तरी अक्षांश है और 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है। यानी कि ये कहां से बहेगी, यहां से इस तरफ और यहां से इस तरफ, समझ में आ रही ना, यहां से विषुवत रेखा की तरफ और यहां से भी विषुवत रेखा की तरफ। और इसी कारण जो है ये कई बार जो आपस में टकराकर हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और विषुवत रेखा पर यह घनघोर वर्षा भी करती है। तो यही कारण है विषुवत रेखा पर ज्यादा वर्षा होने का। तो ये चीजें यहाँ पे, अब ये जो है ऐसे नहीं बहती है, इस दिशा में नहीं बहती है, अब कैसे बहती है वही चीज तो अपन को समझनी है, क्योंकि बनाना सीखना है। तो उसके लिए देखो इन्हें पूर्वा भी कहा जाता है, पूर्वई। ज्यादा कई बार प्रश्न देखा है कि पूर्वैया किसे कहते हैं, तो पूर्वैया को कैसे याद रखना है, पूर्वैया कई बार ऐसे लिखा भी आता है, ठीक है ना, पूर्वैया या पूर्वा किसे कहते हैं। देखो सीधी सिंपल सी बात है, मेरे ये प्रश्न गलत हुआ था इसलिए मैंने इसकी ट्रिक बना दी। मेरे एक बार एग्जाम में ये प्रश्न गलत हुआ था, उसमें जब देते हैं कि पश्चिम से आने वाली, पूर्व से आने वाली और ऐसे, तब वहां पे जो है दिमाग अपना काम नहीं करता है। उसके बाद में इसकी ट्रिक बना दी और जिसको बताई है उन किसी स्टूडेंट के भी गलत नहीं हुआ। पूर्व यानी कि पूर्व से आ, सीधी सी बात है, पूर्व आ,
पूर्वा, पूर्वैया यानी पूर्व से अय्या, ठीक है ना, पूर्वैया पूर्व से अय्या, पूर्वा पूर्व से आ यानी कि पूर्व से आएगी और पश्चिम की ओर जाएगी, ये चीज ध्यान में रखनी है, सीधी सी बात। अब आपको यहाँ पे ये तो पता है ना पश्चिम और पूर्व कौन सा है, ये तो बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर किसी को याद नहीं रहता है तो ये भी याद रखें ऐसे, पप्पू प जिस तरफ लिखेंगे वह पश्चिम है और पू जिस तरफ लिखेंगे वह पूर्व है। कई जने नई तैयारी करते हैं, भाई ऐसी कोई बात नहीं है, जब अपन ने भी नई तैयारी की थी तो ये सारी चीजें सीखनी पड़ती हैं, तो नई तैयारी करते हैं तो ये नॉर्मल सी बात है, ऐसी कोई कई लोगों की समस्या रहती है ये, तो ठीक है ना। पश्चिम जिस तरफ है वह प है और पू जिस तरफ है वह पूर्व है, ठीक है। अब क्या समझना है अपन को, देखो पूर्वा यानी कि पूर्व से आएगी, सीधी सी बात है, और बहती किस तरफ है, ये तो विषुवत रेखा की तरफ, तो सीधी सी बात है, एक तरीका तो आपको मिल गया कि अब ये देखो पूर्व से आ रही है और पश्चिम की तरफ जा रही है, तो ये ऐसे जाएगी, अब 30 डिग्री से 30 डिग्री में, तो ये ऐसे ही जाएगी, सीधी सी बात है, दिखती है ना। अब यहाँ पे भी क्या, यहाँ पे भी पूर्वा है, दोनों तरफ पूर्व ही है, पूर्वा तो पूर्व ही होगी दोनों तरफ। अब यहाँ पे ये ऐसे बह रही है तो यहाँ पे ये ऐसे बहेगी, है ना, है कोई समस्या। अब मैंने ऐसे मोड़ के कर दिया, कई जगह ऐसे दे रखा होगा सीधा तीर, तो मतलब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये तीर मुड़े हुए हैं और आपके सीधे, तो देखो ये भी इस तरफ मुड़ रही है, ये भी इस तरफ मुड़ रही है, यानी पूर्व से आ रही है और पश्चिम की तरफ मुड़ रही है, सीधी सी बात। व्यापारिक पवने पूर्वा है और ये इस तरफ मुड़ती है, एक तरीका तो ये बनाने का है, ठीक है, ऐसे ध्यान में रख लेना। उसके अलावा दूसरा तरीका साथियों ये है कि ये ध्यान में रखो, ये पश्चिम दिशा में मुड़नी है, मुड़नी है, तो ये पश्चिम दिशा में अपन ने इनको मोड़ दी है। जब ये एक चीज आप क्लियर कर दोगे यहाँ पे हाथों हाथ आपको समझ में आ जाएगी। अब ये जो है महाद्वीप के पूर्वी तटों पर वर्षा करती है, हालांकि ये पवनें ज्यादातर वर्षा करती नहीं है, लेकिन करती है तो महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर ज्यादा करती है। कौन से तटों पर, कैसे पूर्वी तटों पर करेगी, मान लीजिए ये कोई स्थल है और ये जल है, ठीक है, अब ये पानी में ही बहती है, ज्यादातर महासागरों में बहती है ये पवनें, ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये जल है। अब ये किस तरफ चल रही है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर चल रही है, तो पूर्व से पश्चिम की ओर चलेगी तो ये स्थल है ना, ये स्थल है। अब इसका पूर्व और पश्चिम कौन सा, इसका पश्चिम ये है और इसका पूर्व ये है। महासागर का पश्चिम कौन सा, ये है और इसका पूर्व ये है। अब पवनें इस दिशा से आ रही है तो महाद्वीप के कौन से तट पर वर्षा करेगी, पूर्वी तट पर करेगी, और महासागर के कौन से तट पर करेगी, तो पश्चिमी तट पर करेगी। ये देखो, है ना, समझ में आ रही है बात। ये महासागर है, पानी बना रखा है। अब यहाँ पे मुझे जो है डिजिटल बोर्ड की आवश्यकता महसूस होती है, लेकिन अभी है नहीं, फिलहाल क्या कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय में जो है और आपको बढ़िया तरीके से बताएंगे। अभी भी ये चीज जो है समझ में आ जाएगी, ये महासागर है और ये इस तरीके से है ना। तो अब ये जो है पूर्व से आ रही है तो यहाँ पे देखो इसके भी पूर्व तट पर करेगी, महाद्वीप का पूर्व ये है, महासागर का ये पश्चिम है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब आपको कैसे भी पूछ ले तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब ये तो आ गई, इनका वेग ध्यान में रखें, 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलती है। तो व्यापारिक पवनों के अंदर जो पूछते हैं प्रश्न साथियों वो यही है, एक तो इनकी दिशा से संबंधित पूछा जाता है, पूर्वी से संबंधित पूछा जाता है, इसके उपनाम से संबंधित पूछा जाता है, और ये कहां से कहां बहती है तो 30 डिग्री से, ये ध्यान में रखना है ना। अब यही इस चीज को मैं आगे कर दूं कि ये चीज जब आपको आगे ही बनानी, तब आपके दूसरी किसी चीज में समस्या नहीं आएगी। ये कैसी पवनें हैं, व्यापारिक, ठीक है ना। व्यापारिक के जस्ट बाद में अपन को पछुआ लेनी है और पछुआ के जस्ट बाद में अपन को ध्रुवीय लेनी है, तो यहाँ पे कोई समस्या होनी नहीं चाहिए, ठीक है। ये तो आ गई अपने व्यापारिक के जस्ट बाद में अपन को लेनी है पछुआ, और पछुआ के बाद में अपन को लेनी है ध्रुवीय पवनें, है ना। अब देखो ये चीज तो अपन ने यहाँ पर क्लियर कर दी, इनको पश्चिम की तरफ मोड़ दिया। अब कोरियोलिस बल कह दो, घूर्णन जो है देखो, घूर्णन के कारण जो है पवनों की दिशा में परिवर्तन आया। फेरल का नियम कह दो, वह भी ये कहता है, इस पर लागू होगा, देख लेना आप बड़ी बिल्कुल आराम से। और उसके बाद में अब ये बनाना सीख गए तो पछुआ और ध्रुवीयों में आपको कोई समस्या आने वाली नहीं। क्यों नहीं आने वाली है, जिस तरफ ये बह रही है उसके विपरीत दिशा में पछुआ को रवाना कर दो, सीधी सी बात है ना। जिस तरफ ये बह रही है उसके विपरीत दिशा में उसको रवाना कर दो। ये इस तरफ बह रही है तो इसको इधर रवाना कर दो, बिल्कुल विपरीत दिशा में, ठीक है ना, बिल्कुल विपरीत दिशा में, इसके विपरीत दिशा में, बिल्कुल जिस तरफ व्यापारिक बह रही है उसके बिल्कुल विपरीत में पछुआ को रवाना कर दो, आपकी समस्या समाप्त हो जाएगी। देखो 30 डिग्री से 66.5 है, वैसे 35 से 66.5 माना जाता है, क्योंकि वायुदाब की पेटियां आएगी बीच में, वो अपन पढ़ेंगे वायुदाब की पेटी में डोल ड्रम वगैरह क्या है वो सारी,
तो आप ये ध्यान में रखें, जिस दिशा में अपने व्यापारिक पवनें बह रही है उसके विपरीत दिशा में पछुआ को रवाना कर दो, आपकी समस्या ही समाप्त हो जाएगी। और व्यापारिक किस दिशा में बहेगी ये भी आपको बता दिया, पूर्व पश्चिम की तरफ मोड़ना है, कोरियोलिस बल याद रख लो, चाहे फेरल का नियम याद रख लो ये। और जिस दिशा में पछुआ बह रही है उसके विपरीत दिशा में वापस ध्रुवियों को रवाना कर दो, एक दूसरे के विपरीत टिकाते रहो, बस कोई करना ही नहीं है। तो ये वापस इधर रवाना कर दो, इसके विपरीत बिल्कुल, तो ये इस तरफ जा रही है तो इसके विपरीत बिल्कुल। देखो व्यापारिक बनानी आ गई। अब ये तैयार हो गया। अब आपको क्या होता है कि ये तैयार बना हुआ मिलता है, बना हुआ मिलता है, उसको समझने की कोशिश करते हो तो आपके जो है दिमाग में तन्नाटी आ जाओ, मारवाड़ी में क्या तन्नाटी आ जाओ, भम्मर आ जाओ, एकदम समझ में को आवे, ठीक है ना। अब देखो इसको बनाना कैसे है, सबसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन की व्यापारिक पवनों को अपन ने बना दिया, पश्चिम की तरफ मोड़ दिया, इसके बिल्कुल विपरीत ये इस तरफ बह रही थी तो ये विपरीत इस तरफ बहेगी, ये इस दिशा में बह रही थी ये इस दिशा में बहेगी, फिर उसके विपरीत वापस सामने से लिया ध्रुवीय को, ये इस दिशा में बह रही थी ध्रुवीय सामने आएगी वापस, फिर वापस ये इस तरफ, तो ध्रुवीय और व्यापारिक जो है लगभग एक ही दिशा में चलती है और पछुआ पवनें थोड़ा सा अलग चलती है। अब इसको मैंने जो है बनाना बिल्कुल बता दिया है आपको। आप जो है जैसे ही प्रश्न आता है एग्जाम हॉल में पीछे वाले पेज पे फटाफट डायग्राम बना दो, उसके बाद में आपके कोई समस्या ही नहीं आएगी, समस्या सीधी खत्म हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बना लेना, एक बार खुद बनाना हाथ से तब सीखोगे। अब अपन पछुआ और ध्रुवीय पवनों के जो है थोड़े से फैक्ट पढ़ लेते हैं। साथियों ऐसा है कि अपने व्यापारिक पढ़ चुके हैं, अब अपन पछुआ पढ़ रहे हैं और पछुआ और ध्रुवीय पढ़ रहे हैं, है ना। व्यापारिक मुझे लगता है जहां तक जितना इजी हो सकता है उतना इजी बताया है। जो भी व्यापारिक और बिल्कुल बिना स्किप के व्यवस्थित तरीके से देखेगा उसे ये कंसेप्ट आज के बाद कभी समस्या आनी नहीं है, क्योंकि वो क्लियर हो जाएगा। एक बार क्लियर हो गया फिर तो आप हल्की सी एक निगाह मार दोगे ना, साल 2 साल बाद भी। अब जैसे मैं अभी ज्योग्राफी थोड़ी पढ़ रहा हूँ, मैं हिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, लेकिन मैंने एक मतलब इतना क्लियर था कि एक निगाह मारी है और उसके बाद में ये चीज अपने क्लियर हो गई है। अब ये क्योंकि ये क्लासेस लंबी होती है इसीलिए जो है अब एग्जाम टाइम है, आप सभी जानते हैं मेरी भी कंडीशन, तो इस वजह से जो है मैं लंबी क्लासेस दे नहीं रहा था। आज की क्लास देखना लंबी होगी तो इस वजह से लंबी नहीं दे रहा था, क्योंकि इसके पीछे तो समय जाता है, आपका भी जाएगा मेरा भी जाएगा, लेकिन ये चीज जरूरी भी है इसलिए देनी भी पड़ेगी। जरूरी है क्योंकि यहाँ से प्रश्न आएंगे अपन को पता है, और आएंगे उसके बाद में आपके गलत नहीं होंगे क्योंकि कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो बड़ी कोचिंग या बड़ा नाम नहीं है, लेकिन इरादे जरूर बड़े रखता हूँ, हौसले जरूर बड़े रखता हूँ, और उसका परिणाम आप सब देंगे ये मुझे विश्वास है, ठीक है ना। तो पछुआ पवने क्या है, देखो अपने व्यापारिक पवनों में पढ़ा कि पूर्वा थी पूर्व से आई, पछुआ पछू से आई पश्चिम से आई, सीधी सी बात है। देखो आप मतलब इसको है ना जीके को जीना सीखो, जीके को जितना जियोगे मन लगा के बिल्कुल उतना ही आपके लिए जो है आसान हो जाएगा। पछुआ बिल्कुल रटने का काम ही नहीं है, बिल्कुल उसको समझो अच्छी तरीके से। पछुआ यानी पश्चिम से आ, अब देखो पछुआ पवने पश्चिम से जा रही है इस तरफ, ये पछुआ पवने पश्चिम से जा रही है इस तरफ, पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, तो कोई समस्या ही नहीं है, ठीक है। और अपन ने यहाँ पर ये चीज समझ ली है कि 30 से 66.5 या 35 से 66.5 तक बहती है, तो 35 से 66.5 पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती है, पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, कोई समस्या नहीं है पश्चिम से पूर्व की ओर। पछुआ है वैसे भी पछू से आएगी, पश्चिम से आएगी, ठीक है ना। दक्षिणी गोलार्ध के अंदर ऐसा नहीं कि दक्षिणी गोलार्ध में बहती है, उत्तरी में भी बहती है, दक्षिणी में भी बहती है, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में इसकी गति जो है बहुत तेज होती है, तीव्र होती है। उसका कारण क्या है, अब जैसे मैं जैसे बार बार कमी महसूस करता हूँ, जिस कमी को बहुत जल्दी पूरी भी कर देंगे कि डिजिटल बोर्ड होता तो बताता। अब आप मानचित्र देखना इसमें आपका, कि मानचित्र जब आप देखोगे उसमें आप देखोगे कि दक्षिणी गोलार्ध के अंदर जो है समुद्र बहुत ज्यादा है, यानी कि स्थल या द्वीप बहुत कम है, और इस वजह से जो है इनकी बाधा नहीं आती है, इनकी रुकावट नहीं आती है बीच में। तो ये जो है मतलब दन्नाटेदार मतलब चलती रहती है, सनसनाती हुई, है ना। ये पछुआ पवन है, कहीं रुकने की मतलब इनके कई चीज वो रुकावट नहीं आती है, रुकावट किसी की नहीं आएगी तो दन। अब धावक होते हैं ना जो ओलंपिक में भागते हैं, तो इतनी मतलब 100 मीटर में इतनी ताकत लगा देते हैं कि उनके खुद को रोकना मुश्किल होता है, तो सामने एक दीवार बनाई जाती है। कई बार आप देखोगे तो सामने दीवार पर जाकर फिर वो थोड़ा सा ऐसे रोकते हैं खुद को इस तरीके से, नहीं तो पब्लिक में घुस जाएंगे, इतनी स्पीड होती है। तो इनके भी कहीं स्पीड रुकने वाली नहीं है, तो इस वजह से ये जो है चलती रहती है। तो यहाँ पे जो है इनका 40 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश पर जब चलती है तो इसे गरजती 40 है, यानी कि गरजती हुई आवाज आती है। हवाएं जब तेज चलती है तो गरजती हुई आवाज आती है, तो गरजती 40 कहा जाता है। 50 डिग्री पर और मतलब जैसे जैसे दक्षिण में जाते हैं वैसे वैसे इनकी गति तेज होती जाती है, तो 50 डिग्री पर प्रचंड 50
प्रचंड 50 कहा जाता है, मतलब प्रचंड रोल में आ जाती है। और 60 डिग्री पर मतलब ऐसे लगता है कि जैसे सीटी बजाती हुई चल रही है, चीखती साटा, जैसे चिल्लाता हुआ कोई आ रहा है दैत्य, वैसे ऐसे लगता है कि चीखती साटा, चीखती हुई पवनें चलती है। और ये नाम किसने दिए? ये नाविकों ने नाम दिए। भाई नाविकों का ही काम है समुद्र में घूमने का, अपन तो घूमेंगे नहीं, अपन को तो आते नहीं है, और अपन को ले जाता कौन है? तो नाविक ही घूमेंगे। तो ये जो है नाम किसने दिए हैं? नाविकों ने दिए। खास तौर पर अरबी नाविक इधर उधर जाते थे तो उन्होंने दिए हैं वहां से नाम। तो गरजती चालीसा, प्रचंड 50, चीखती साटा किसका है? पछुआ पवनों का है। पछुआ कैसे पता चलेगा? देखो 40, 50 और 60 है, तो 40, 50 और 60 जो है वो इसके अंदर ही आता है, और इसके अंदर पछुआ पवनें चलती है। अब दिशा पूछ ले कि कोई भी चीज पूछ ले तो आपके समस्या नहीं आनी चाहिए। और सर क्या ध्रुवीय पवनों क्या है? ध्रुवीय में से ज्यादा कोई पूछा नहीं जाता है। ध्रुवीय पवनों की ये दिशा पूछ ली जाती है जो मैंने आपको बता दी है, और इन चीजों को ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज, जो ये पवनें हैं ये एक कोष का निर्माण करती है। अब ये जो है बहुत ज्यादा डीप होगा, और डीप आपके रीट या मतलब ये ऐसे लेवल या जो भी आप दे रहे हैं एग्जाम, इस लेवल पे नहीं, ये उच्च स्तरीय एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए एक चीज ध्यान में रख लें कि कौन सा जो पवनों का कोष बनाती है उसको क्या कहा जाता है। तो व्यापारिक पवनें जो कोष बनाती है साथियों उसे हेडली कोष कहा जाता है। पछुआ पवनें जिस कोष का निर्माण करती है उसे फेरल कोष कहा जाता है, और वो ध्रुवीय का ध्रुवीय ही है। गुरुजी वो तो थे बता दियो, पर मैं याद क्या रखा? इतनी सारी चीजें है, कोई एक एसएसटी तो है कौन, साइकोलॉजी भी पढ़नी है, हिंदी भी पढ़नी है, माने इतनी सारी चीजें मैं याद क्या रखा? देखो टावरा इतो मतलब प्रेशर लेवा को काम है कौन? मैं हूं ना जदे जन थान प्रेशर लेवा कोई तो काम कौन? मैं बताऊं क्या याद रखा? इन यहाँ यूं याद रखो, वो याद रखना बड़ो हैवी काम है ना, हैवी है। और देखो आप लगोगे जब उसके अंदर नौकरी के अंदर, तो आपके जो है कटौतियां होगी, कटौतियां पीएफ ईएफ मिलता है, तो ये हैवी पीएफ मिलेगा, ये ध्यान रख लेना। हैवी यानी कि हेडली, हेडली, और वी यानी व्यापारिक, ठीक है, व्यापारिक। पी, पी क्या है गुरुजी? पी यानी पछुआ, अबार कयो नबा, है ना। एफ क्या है गुरुजी? फेरल, फेरल कोष। बताओ समस्या कहाँ है? मुझे नहीं लगता कि कहीं समस्या आती है, जीके में समस्या है क्या? अच्छा ये तो जो है अपन ने फिर भी मतलब थोड़ा सा क्या है फास्ट पढ़ा है, लेकिन जब जैसे ही अपन सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर जब मैं करवाऊंगा, और बाकी इसको विस्तृत रूप से मतलब वर्ल्ड ज्योग्राफी और ये चीजें विस्तृत रूप से पढ़ने का एक अलग ही मजा है, और वे करवाएंगे। उसके बाद में देखना आप इसी आनंद के साथ में जो है इन चीजों को याद रखेंगे। अब अगला पार्ट में और भी आनंद आने वाला है, क्योंकि उसमें और भी बढ़िया घाटी समीर, और ये आपके जब होता है ना जो आपके कि दिन में चलती है कि रात में चलती है, ये कैसे चलती है, किस तरफ चलती है, गुरु मैं तो पढ़ने था याद ही को है क्या करा, तो क्या करा मैं काले बताऊं, ठीक है ना। अब आपको ये पार्ट कितना जल्दी चाहिए वो बता देना कि हाँ गुरुजी ये तो चाहिए, ये तो जरूरी है, तब तो आ जाएगा, कल ही परसों ही आ जाए, नहीं तो फिर गुरुजी की मर्जी, फिर कब आता है, दर्शकों के देखने के रुझान और उसके आधार पर निर्भर करता है ना, तो ये चीज बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा स्थानीय पवनों के नाम आपको याद करवा दूंगा, और कैसे याद करवाता हूँ वो तो आप जानते ही हो। तो ये याद रख लेना, हैवी पीएफ, पछुआ हो गई, ध्रुवीय हो गई, व्यापारिक हो गई, अपनी सारी की सारी घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही वो सब हो गया, है ना। कारण भी जान लिया आज। तो आज की क्लास लंबी जरूर हुई है लेकिन महत्वपूर्ण है। इसके बाद में मुझे नहीं लगता आपको इस टॉपिक में से कहीं से सवाल बाहर जाने की संभावनाएं बनती है। फिर भी आप आपके सोर्सेज से पढ़ते रहें, किसी पर भी पूर्ण रूप से निर्भर नहीं करना चाहिए, अपने आप को अपनी तैयारी के लिए खुद भी तैयार रखना चाहिए, ताकि जब कभी कहीं से और अन्य सोर्स से भी आ जाए तो किसी के ऊपर हमें जो है आक्षेप लगाने की आवश्यकता नहीं पड़े, क्योंकि कोई भी शिक्षक जो है वो मदद ही कर रहा है, बाकी घोल के नहीं पिला सकता, या ये नहीं बता सकता कि हाँ इसमें से ही प्रश्न आएगा, मैं गारंटी देता हूँ, ऐसी बात नहीं है। 90%, 80% जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं, बाकी 10% अन्य सोर्स से भी बनते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।